सभी को मेरा नमस्ते। बहुत से सीकर्स ने ऐसे क्वेश्चंस पूछे हैं जिनका जवाब हमें मिल सकता है अगर हम नार्सिसिस्ट के सही तरीके से उसके गुणों को समझ सकें। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे गुण नार्सिसिस्ट के ऐसे हैं जिनके प्रति हम अनजान ही रहते हैं या उनको हम ठीक से समझ नहीं पाते हैं और उससे बहुत सारे प्रश्न पैदा होते हैं और जिससे कि हम उनको ना समझ पाने की वजह से हमारा एक्सप्लॉइटेशन होता है, हमारा टॉर्चर होता है और हम एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते हैं नार्सिसिस्ट के बिहेवियर को। ऐसा ही एक गुण है और वो ये है कि नार्सिसिस्ट लॉजिक और रीज़न को, यानी तार्किकता को, सैनिटी को समझ नहीं पाता है। तो आपको तो लगेगा कि ये तो कैसी बात कर रहे हैं, क्योंकि नार्सिसिस्ट तो बहुत ही लॉजिकली बात करता है, बहुत ही रीजनेबली बात करता है और आप कह रहे हैं कि नार्सिसिस्ट तार्किकता को नहीं समझ पाता है, लॉजिक को नहीं समझ पाता है, तर्क को नहीं समझ पाता है, रीज़न को नहीं समझ पाता है। जी बिल्कुल, नार्सिसिस्ट के अंदर लॉजिक और रीज़न को समझने की क्षमता नहीं होती और इसका कारण ये है क्योंकि एक लॉजिक और रीज़न वो होता है जो हमारी विवेक से पैदा होता है, हमारे डिस्क्रिमिनेशन से या विवेक से पैदा होता है। एक लॉजिक और रीज़न वो होता है जो हम अपने नेगेटिव इमोशंस के अनुसार पैदा करते हैं, सिचुएशंस को मैनिपुलेट करने के लिए। तो नार्सिसिस्ट के अंदर जो रीज़न और लॉजिक होता है वो अपने इमोशंस के हिसाब से होता है और चूँकि उसके इमोशंस ज़्यादातर नेगेटिव होते हैं, इसलिए वो अपने इमोशंस के हिसाब से अपने लॉजिक और रीजंस को यूज़ करता है ताकि वो बाहर की सिचुएशन को मैनिपुलेट कर सके, बाहर की सिचुएशन में फेरबदल कर सके, उसमें झूठ मिला सके, उसको इस प्रकार मैनिपुलेट कर सके कि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को एक आउटलेट दे सके, नेगेटिव इमोशंस के अनुसार बाहर की परिस्थितियों को मैनेज कर सके। जबकि वास्तविकता ये है कि अगर हम लॉजिकल और रीजनेबल पर्सन है और अगर लॉजिक और रीज़न हमारे विवेक से पैदा हो रहा है तो हम क्या करेंगे? तो हम कैसे इमोशंस रखने हैं इसके प्रति जागरूक होंगे, नेगेटिव इमोशंस के प्रति अपने जागरूक होंगे, अपने नेगेटिव इमोशंस को बदलने की कोशिश करेंगे, ना कि अपने नेगेटिव इमोशंस के हिसाब से दूसरे को बदलने की कोशिश करें या बाहर की परिस्थितियों को बदलने की कोशिश करें। तो याद रखिए, नार्सिसिस्ट का जो नार्सिसिस्ट को ऐसा प्रतीत होता है कि बहुत ही लॉजिकल और रीजनेबल व्यक्ति हैं, ये लॉजिकल और रीजनेबल होना उसके नेगेटिव इमोशंस के हिसाब से लॉजिक और रीजन को यूज़ करने की वजह से है, जबकि वास्तविक लॉजिकलिटी और रीजनेबलनेस नहीं होती है नार्सिसिस्ट के अंदर, क्योंकि जब वो हमारे विवेक से लॉजिक और रीजन पैदा होता है तो हम अपने नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करते हैं, ना कि बाहर की परिस्थितियों को मैनिपुलेट करते हैं। और नार्सिसिस्ट का चूंकि एटीट्यूड अपने इमोशंस के प्रति ठीक नहीं होता है तो उसका भी खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है, क्योंकि वो अपने इमोशंस को मैनेज नहीं कर पाता और ना सिर्फ मैनेज कर नहीं कर पाता बल्कि इमोशंस के हिसाब से दुनिया को चूंकि देखता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो एटीट्यूड सही नहीं है। तो ये एक सेल्फ सैबोटाजिंग बिहेवियर है। तो नार्सिसिस्ट का बिहेवियर वो अपने आप को चूंकि इमोशंस के आधार पर एक्ट करता है, इसलिए अपने आप को कितना नुकसान पहुंचा रहा है इसको एसेस नहीं कर पाता। तो दूसरा गुण नार्सिसिस्ट का जो हम सब समझ नहीं पाते हैं वो ये है कि नार्सिसिस्ट जो ड्रामा क्रिएट करता है, जो इमोशनल ड्रामा आपकी लाइफ में क्रिएट करता है, वो ड्रामा आपके लिए नहीं क्रिएट करता, वो ड्रामा अपने लिए क्रिएट करता है। वो खुद उस ड्रामा को देखता है और उस ड्रामा को एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरीके से यूज़ करता है। तो उसका ड्रामा, उसके ड्रामा का एक्ट प्लेयर, मेन प्लेयर कौन है, हीरो कौन है, उसके उसके वो जो ड्रामा प्ले करता है उसका हीरो है उसका फॉल्स सेल्फ, उसका झूठा सेल्फ। तो वो झूठे सेल्फ के थ्रू ड्रामा चलाता है। अब इस ड्रामा में उसका जो झूठा सेल्फ है उसको बूस्ट मिल सके, उसको एक वैलिडेशन मिल सके, इसके लिए वो दूसरे लोगों को मैनिपुलेट करता है, आपको मैनिपुलेट करता है। लेकिन उसकी कोशिश यही रहती है कि वो अपने वैलिडेट करके अपने फॉल्स सेल्फ को, अपने बूस्ट करके अपने फॉल्स सेल्फ को एक ऐसा ड्रामा चलाता रहे जिस ड्रामा से उसको खुशी मिलती रहे, ताकि वो अपने अंदर की इनसिक्योरिटी को ढक सके, अपने अंदर की वीकनेसेस को ढक सके, अपनी कमजोरियों को छुपा सके, जो उसने अपने अंदर शेम छुपा रखी हुई है, जो
जो उसके अंदर एम्बैरेसमेंट, शेम और इनसिक्योरिटी छुपी हुई है, उसको कवर अप कर सके। इसीलिए जब आप देखिए कि उसका जब आप वैलिडेट नहीं करते हैं उसको, या कोई उसको बाहर से उसको नार्सिसिस्टिक सप्लाई नहीं मिलती है, तो नार्सिसिस्ट बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि उसका जो फॉल्स सेल्फ है, जब उसको बूस्ट नहीं मिलता है, वैलिडेशन नहीं मिलता है, तो उसका जो ड्रामा है, ड्रामा के अंदर ब्रेक आ जाता है। जब ड्रामा के अंदर ब्रेक आ जाता है तो क्या होगा, उसके अंदर जो उसने अपनी इनसिक्योरिटीज छुपाई हुई हैं, जो उसने अपने अंदर सुरक्षा की भावना, जो शेम, जो ह्यूमिलिएशन, एम्बैरेसमेंट जो उसने छुपाया हुआ है, वो सब बाहर आना शुरू हो जाता है। क्योंकि नार्सिसिस्ट को बाहर लाके फेस तो करता नहीं है कि वो अपने माइंड को क्लीन कर सके और उसके बाद एक क्लीन माइंड के साथ जी सके, प्योरीफाइड माइंड के साथ जी सके। वो तो उसको कवर अप करता है, कवर अप डिफेंस मैकेनिज्म की तरीके से उस नैरेटिव को, ड्रामा को यूज करता है। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट जो है वो इतना पैनिक हो जाता है, इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है जब उसका ड्रामा ब्रेक होता है। और ये नार्सिसिस्ट ड्रामा इसीलिए चलाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ताकि वो स्वयं के ही सच को स्वयं से ही छुपा सके। तो इससे एक बात का पता चलता है कि ये जो डिसऑर्डर है, ये डिसऑर्डर आपकी तरफ डायरेक्टेड नहीं है, ये डिसऑर्डर उसकी तरफ डायरेक्टेड है। तो इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें इसको पर्सनली नहीं लेना चाहिए। वो हमसे कोई सच नहीं छुपाने की कोशिश कर रहा है, वो अपने आप से कोई सच अपने आप से सच छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो हमसे झूठ नहीं बोल रहा है, वो अपने आप से झूठ बोल रहा है। वो हमारे सामने ड्रामा क्रिएट नहीं कर रहा है, अपने लिए ड्रामा क्रिएट कर रहा है। वो हमारी लाइफ को सैबोटाज नहीं कर रहा है, वो अपनी लाइफ को सैबोटाज कर रहा है। तो इसलिए आपको उसे पर्सनली नहीं लेना चाहिए। आप तो सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट हैं बस, जिससे कि वैलिडेशन और नार्सिसिस्टिक सप्लाई मिल सके। अगर आप थोड़ी इंटेलिजेंस के साथ अपने इस इंस्ट्रूमेंट होने के रोल को मैनेज कर पाते हैं, तो आप पाएंगे कि इसमें कुछ भी पर्सनली लेने के लिए नहीं है। तीसरा जो सबसे बड़ा मिथ है वो ये है कि नार्सिसिस्ट बहुत ही हमेशा खुश रहते हैं और बहुत ही किसी चीज़ की परवाह नहीं करते हैं और बहुत लाइफ को किंग साइज जीते हैं। ये सब मिथ है। क्योंकि आप सोचिए कि जब आप लाइफ की रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप एक फॉल्स ड्रामा क्रिएट करते हैं, एक फॉल्स आप नैरेटिव क्रिएट करते हैं। तो आप सोचिए कि उस नैरेटिव को क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। नैरेटिव को सच में बदलने के लिए आपको दूसरे को उसे मनवाना पड़ेगा, इसलिए बाहर की लाइफ को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। जब आप बाहर की लाइफ को कंट्रोल करेंगे तो स्ट्रगल क्रिएट होगा कि नहीं, संघर्ष पैदा होगा कि नहीं, क्योंकि दूसरे लोग तो राजी होंगे नहीं आपका नैरेटिव एक्सेप्ट करने के लिए, तो आपको उन्हें मजबूर करना पड़ेगा। तो उससे संघर्ष पैदा होता है, क्योंकि कोई किसी के नैरेटिव को मानना चाहता नहीं, क्योंकि सब चाहते हैं कि स्वतंत्र रहें। तो इस तरीके से स्ट्रगल पैदा होता है। ये स्ट्रगल ही दुख है। इस तरीके का स्ट्रगल करने से ही एक सर्टेन स्ट्रेस हमेशा बना रहता है, सर्टेन सैडनेस हमेशा बनी रहती है। और दूसरी बात है कि जब आप दूसरे से संघर्ष करते हैं, दूसरे को ह्यूमिलिएट करते हैं, उसको टॉर्चर करते हैं, उसको पनिश करते हैं अपना नैरेटिव चलाने के लिए, तो आप अच्छा महसूस नहीं करते। क्योंकि जब हम दूसरे को, चूँकि हम सबके अंदर जो सोल है वो सोल डिवाइन सोल है, तो जब हम दूसरे के साथ खराब बिहेवियर करते हैं तो सर्टेन गिल्ट हमारे अंदर होता है, तो उससे भी स्ट्रेस पैदा होता है। तो नार्सिसिस्ट जो बैड बिहेवियर करता है, बॉटम ऑफ हिज हार्ट, उसके जो हृदय के सबसे अंदरूनी जो सतहें हैं उनमें निश्चित रूप से ये गिल्ट पैदा होता है। क्योंकि कोई ये नहीं चाहता है कि दूसरे को ह्यूमिलिएट करे। सब चाहते हैं कि दूसरे के साथ उसका इंटेंशन अच्छा हो, मतलब दूसरे के साथ बिहेवियर अच्छा हो, दूसरे के साथ ठीक से रहें। तो जब आप गलत बिहेवियर करते हैं तो अंदर से आपके अंदर, भले ही आप उसको कितना ही एक्नॉलेज ना करें, भले ही आप ऊपर से कितना ही दिखाएं कि आपके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वास्तविक रूप से फ़र्क पड़ता है। तो इस तरीके से नार्सिसिस्ट के अंदर एक हमेशा इनर स्ट्रगल चलती रहती है, फॉल्स नैरेटिव को मेंटेन करने के लिए, दूसरे को ह्यूमिलिएट करने के गिल्ट को सहने की स्ट्रगल, और साथ ही साथ जो इनसिक्योरिटीज़ उसने अपने अंदर दबा रखी हैं, उन इनसिक्योरिटीज़ को पूरी तरीके से ना दबा पाने के कारण उनके द्वारा जो इनर टॉक्स चलती रहती है, नेगेटिव इनर टॉक्स, उन इनर टॉक्स के साथ जीने की स्ट्रगल, तो ये सब हमेशा नेगेटिविटी को लेकर के आती है नार्सिसिस्ट की लाइफ में। तो ऊपर भले ही कितना दिखाएं कि वो खुश हैं, लेकिन अंदर से लाइफ हमेशा एक स्ट्रगल की रहती, स्ट्रेस की रहती,
और दुख बना ही रहता है। सारे सीकर्स ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं कि नार्सिसिस्ट जो है वो बार बार अपोलोजेटिक हो जाता है, सॉरी बोलता है गलत काम करने के बाद, लेकिन बाद में उस सॉरी के ऊपर कायम नहीं रहता। बहुत सारे लोग तो ये कहते हैं कि नार्सिसिस्ट अपोलोजेटिक होता ही नहीं है कभी। दोनों ही बातें, जब हम एक बेसिक फैक्ट को समझ जाएंगे तो हम ये भी समझ पाएंगे कि दोनों चीज़ें क्यों नार्सिसिस्ट करता है। नार्सिसिस्ट ऐसा नहीं है कि नार्सिसिस्ट अपोलोजेटिक नहीं होता है या सॉरी नहीं कहता है, वो सॉरी कहता है, लेकिन बस उसकी सॉरी जो है वो रियल नहीं होता है। उसके अंदर क्षमा मांगता है दूसरे से, लेकिन रियल नहीं। तो वो कब क्षमा मांगता है? वो तब क्षमा मांगता है जब उसे लगता है कि उसके द्वारा किए गए कोई एक्शन उसके द्वारा ऐसा हो गया है जिस एक्शन के जो परिणाम हैं या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, वो परिणाम जो है उसके खुद के नैरेटिव के लिए ठीक नहीं है, उसके खुद के हिसाब से नहीं है, खुद के अनुकूल नहीं है। तब वो कॉम्प्रोमाइज़ अचीव करने के लिए, बात को बदलने के लिए सॉरी कह सकता है, अपोलोजेटिक हो सकता है। तो नार्सिसिस्ट के बारे में वो सॉरी है कि नहीं, वो सॉरी नहीं है अगर गलती करने के बाद, या सॉरी है गलती करने के बाद, दोनों चीज़ें इस चीज़ के ऊपर निर्भर करती हैं कि उसको नैरेटिव को क्या चीज़ सूट करती है। वो वास्तविक रूप से कभी सॉरी नहीं बोलता है, वो हमेशा मैनिपुलेटिव सॉरी बोलता है। याद रखिए, उसका जो सॉरी है, अपोलोजेटिक होना, क्षमा मांगना है, वो अपोलोजेटिक है, वो रियल नहीं है, वो मैनिपुलेटिव है। और चूंकि वो उसका अपोलोजेटिक होना मैनिपुलेटिव है, इसलिए उसके सॉरी के ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें सिंसियरिटी नहीं है। अब जब उसके अंदर सिंसियरिटी नहीं है तो फिर वो सॉरी कहने के बाद भी वही चीज़ बार बार रिपीट करता है, क्योंकि वो अपने अंदर चेंज लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस करता, क्योंकि उसका जो सॉरी है वो रियल है ही नहीं। तो इस बात को जब हम समझेंगे तो उसके सॉरी के ऊपर कितना ट्रस्ट करना है ये हम समझ पाएंगे, और उसके सॉरी ना बोलने को हम समझ पाएंगे कि वो अपने नैरेटिव के हिसाब से चलता है, ना कि अपने इनर सेल्फ के द्वारा, जिसकी मदद से वो आम व्यक्ति जो है सॉरी बोलता है जब उससे कोई गलती हो जाती है, क्योंकि वो अंदर से ऐसा महसूस करता है कि अंदर से गिल्ट महसूस करता है कि उसे सॉरी बोलना चाहिए क्योंकि उसे कोई गलती हो गई है। नार्सिसिस्ट के साथ ऐसा नहीं है, वो अंदर से ये महसूस नहीं करता, उसकी अपॉलॉजी के अंदर, सॉरी बोलने के अंदर सिंसियरिटी नहीं होती, क्योंकि लाइफ ही सिंसियर नहीं है। इसलिए अपोलोजेटिक होने ना होने का कोई मतलब नहीं है, अपोलोजेटिक होना ना होना दोनों ही मैनिपुलेटिव है। जब हम ये बात समझ जाते हैं तो अपोलोजेटिक ना होने से दुखी नहीं होते हैं और अपोलोजेटिक होने से खुश नहीं होते। सबसे इम्पॉर्टेंट बात नार्सिसिस्ट के बारे में हमें समझना चाहिए कि नार्सिसिस्ट की जो सबसे बेसिक रियलिटी है वो है खुद के सेल्फ के लिए शर्मिंदगी या शेम, और दूसरे के लिए एनवी या जलन। तो अपने लिए वो शर्मिंदगी महसूस करता है और दूसरे के लिए जलन महसूस करता है। ये उसकी बेसिक सबसे रियलिटी है। अब वो अपने अंदर जो शर्मिंदगी महसूस करता है उसको स्वीकार नहीं करना चाहता, क्योंकि वो एक नैरेटिव ऐसा चलाता है डिफेंस मैकेनिज्म की तरीके से, जिससे कि वो अपने आप को एक भव्य और अद्वितीय व्यक्ति की तरीके से पोज करता है, जबकि अंदरूनी तौर पर वो हमेशा शेम महसूस करता रहता है अपने आप को लेकर के, अपने लाइफ के एम्बेरसमेंट्स को लेकर के, अपनी लाइफ की इनसिक्योरिटीज़ को लेकर के। और बाहर से जो उसका बाहरी रूप है वो ऐसा प्रोजेक्ट करता है जैसे कि वो एक बहुत ही भव्य और अद्वितीय व्यक्ति का हो। तो नार्सिसिस्ट के अंदर ये चीज़ होती है, तो दूसरे को लेकर के एनवी रहती है, हमेशा जलन रहती है, ईर्ष्या की भावना रहती है, और स्वयं को लेकर के हमेशा शर्मिंदगी रहती है। एक हीन भावना, ज़्यादा सही वर्ड होगा, हीन भावना अंदर से बनी रहती है। तो चूंकि बाहर से वो अपने आप को ऐसा नहीं दिखाता नार्सिसिस्ट कि वो जो है बहुत तो बाहर से अपने आप को भव्य और अद्वितीय दिखाता है, ग्रैंडियस और यूनिक दिखाता है, इसलिए वो अपनी वीकनेसेस को आपके सामने कभी आने नहीं देता। तो क्या काम करेगा, जब वो कमज़ोर महसूस करेगा तो अपने आप को पावरफुल दिखाएगा, जब अपने आप को बड़ा असुरक्षित महसूस करेगा तो बड़ा एरोगेंट अपने आप को दिखाएगा, जब वो अपने आप को बहुत ही ये पाएगा कि उसके पास तो बताने के लिए कुछ है ही नहीं,
वो तो बहुत ही कमज़ोर पड़ गया है, तो झूठी बात बताना शुरू कर देगा। जब उसे पता चलेगा कि उसके पास तो बहुत ही अंदर से कोई उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो बाहर से बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आएगा। तो उसके ये जो एरोगेंस है या उसका जो अति आत्मविश्वास है, ये अति आत्मविश्वास एक डिफेंस मैकेनिज्म मात्र है, ये उसकी असलियत नहीं है। उसकी जो एरोगेंस है ये इसकी असलियत नहीं है, ये एक डिफेंस मात्र है। असलियत है उसकी स्वयं के प्रति शर्मिंदगी या स्वयं के प्रति हीन भावना और दूसरे के प्रति जलन। और ये दूसरे व्यक्ति के प्रति जलन जो है, ये भी फंडामेंटल नहीं है, मूल नहीं है, मूल भावना नहीं। मूल भावना स्वयं को लेकर के हीन भावना ही है। तो जब हम ये समझ जाते हैं कि वो स्वयं के प्रति हीन भावना महसूस कर रहा है, तो फिर हम उसके प्रति एक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड, नार्सिसिस्ट के प्रति एक ऑब्जेक्टिव एटीट्यूड रख पाते हैं।